नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको शिक्षा के हक या राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बच्चों की पढ़ाई एक अहम मुद्दा है। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानवाधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष का आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। ये माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निर्देश को ईमानदारी से क्रियान्वित करेंगी। इस कानून के तहत भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित की गई है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी। विद्योत्मा जी आपको राइट टू एजुकेशन से जुड़ी कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका राइट टू एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फोन नंबर है 012061279767। इसके अलावा एक और नंबर 012061279768। शिक्षा के हक से जुड़े कानूनी अधिकार को आप जान सकते हैं। चलिए, हमारे साथ आज की खास मेहमान विद्योत्मा झा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विद्योत्मा जी आज के खास कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं हम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो इसको लाने के पीछे का जो मकसद है, जो इंटेंशन है, वो दरअसल क्या है? अभी हाल में ही इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है, इस तरह हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा कई बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस लाए गए हैं और आगे भी होता रहेगा। तो ये इस बार जो चेंज लाया गया है वो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप के अंडर लाया गया है, उनकी अध्यक्षता के अंदर। तो ये एक्चुअली हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी अभी तक चली आ रही थी ना, उसको रीमॉडल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन में इंटरेस्ट ले, जो नहीं वहां तक पहुंच पा रहे, एजुकेशनल राइट्स को नहीं अवेल कर पा रहे, या उनकी कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो होती है उसको एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक, मैं 100% तो नहीं कह सकती, उसको कवर अप करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइक 16 to 14 को मैंडेटरी बनाया गया है कि वो पढ़ें। और इसके लिए ही बहुत सारी चीजें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि कोशिश की जा रही है कि एजुकेशन को प्री स्कूल लेवल पे भी और सेकेंडरी स्कूल लेवल तक यूनिवर्सलाइज किया जाए। उसके लिए 10+2 के वाला पहले वाला जो मोड था उसको हटाकर 5+3+4 ऐसे सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद जो ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये प्रोवाइड किया जाएगा, उस फंड को एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा, इन स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए। और एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाएगा जहां पर कि वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सके और रिसर्च और इनोवेशन जो उनके अंदर जो उस तरह की एक्टिविटीज के लिए इच्छा हो या जो उस तरफ बढ़ना चाहते हो, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। विद्योत्मा जी, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आने वाले जो सभी बच्चे हैं उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कैसे जो है कानून प्रदान करता है? और जैसे आपने कहा इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो है उसमें कैसे ही कानून का हक मिल पाता है बच्चों को? 2009 में ही आ गया था वैसे तो, और इससे हम और स्पेशली इसको इफेक्ट में आने में टाइम लगा था, तो ये 1 अप्रैल 2010 में आ गया था। और ये उस पर बेस्ड है कि ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल लेवल पे सोची गई बात है। 145 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं जो इसको फंडामेंटल राइट मानते हैं जी। तो इसके लिए काफी नेबरहुड कंट्रीज हो और जो भी है, इसको ये बहुत राइट टू एजुकेशन को इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि एक तरह से ये निर्धारित करता है जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेंटर के और लोकल बॉडीज, स्टेट के,
जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको एनहांस करने के लिए, साथ में प्रोहिबिट करता है, एक तरह से रोकता है अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग जो उनका पहले होता था डोनेशन, कैपिटेशन फीस, इंटरव्यू, जो बच्चों के पेरेंट्स, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद अनपढ़ हैं, तो अगर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो शायद उस लेवल पर ना आ पाए, तो उन बच्चों के पेरेंट्स के इंटरव्यू को रोकना, बच्चों को एक्सपेल ना किया जाए, उनको हेल्ड बैक, लाइक फेल हो जाते थे बच्चे या कुछ क्योंकि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते थे, उन चीजों को रोकने के लिए, ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन तक बच्चों को इस तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा, वो पढ़ेंगे, तो उनको उस लेवल तक ले जाने के लिए हमारे यहाँ इस तरह के प्रोविजंस लाए गए, जो कि क्लास 1 तक जो है प्राइवेट स्कूल्स में और 25% रिजर्वेशन देकर उसको फॉलो करने के लिए एक तरह से बाध्यता बनाई गई है कि उसको किया जाए। और उसके बाद उसमें जो सेक्शन 1 क्लॉज 4 है और 5 है वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता है, और क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, एजुकेशन सबके लिए है, तो इसको देखते हुए सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, अब जिनके लिए लाया गया ये बेसिकली अगर हम बात करें गरीब बच्चों की शिक्षा का अधिकार, उनके लिए कैसे फायदेमंद है, उन तक ये कैसे पहुंच रहा है और कितना जरूरी है उनको ये अधिकार प्राप्त हो? उन तक पहुंचाने की कोशिश तो हो रही है, लीगल कंस्ट्रेंट्स भी हैं इसमें, इसलिए ही इसको इनफैक्ट लीगल कंस्ट्रेंट्स बनाए गए हैं, जो जैसे हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स की तरफ है, स्पेशली इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो स्पेशली रिकॉग्नाइज करता है फंडामेंटल राइट्स की तरह इसको, राइट टू एजुकेशन को, कि ये फंडामेंटल है ह्यूमन पर्सनालिटी और डिग्निटी के लिए। और इसलिए ये जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है या जैसे भी अब जो इससे सिग्नेटरीज है, हर गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन को उसी लेवल पर देखने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह से ही उन कंडीशनिंग कर रहे हैं, सोसाइटी की कोशिश कर रहे हैं कंडीशनिंग करने की कि बच्चे पढ़ें, बच्चे समझे कि उनके लिए पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए इसे मैंडेटरी बनाया गया है। उसके बाद स्टेट को एक मतलब एक एक्सेप्टेंस, अवेलेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, ये जो चीजें हैं उस एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स पे ले जाकर अकाउंटेबिलिटी, इन सबको एक लेवल पर ले जाकर सबको समझाने के लिए कि नहीं पढ़ना जरूरी है। 6 से 14 साल की उम्र तक ये चीजें अवेल करना जरूरी है, ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स आगे जाकर या पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिक राइट्स वो आपके कहीं पर बाधित ना हो। और ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके लिए भी ये रेगुलेटरी हो गया है कि वो प्रमोट करें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को, वो उस तरह से जो पहले कैपिटेशन फीस वगैरह लेके जो बच्चे नहीं आ पाते थे आगे, उनके ये जो हैवी अमाउंट्स होते थे वो नहीं पे करने की वजह से उसको तक रोकने की कोशिश की गई है। तो हमारे यहाँ पर काफी कोशिश की जा रही है, और सिंस 86 अमेंडमेंट जो था और आर्टिकल 21 के तहत इसको राइट टू लाइफ की तरह बराबर माना गया, राइट टू एजुकेशन को, क्योंकि जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, हमारे लिए घर जरूरी है, कपड़े जरूरी है, उसी तरह एजुकेशन जरूरी है। तो ये इसको एक राइट टू एजुकेशन को इनफैक्ट चैरिटेबल एक्टिविटी के तहत लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट जो है हमारे यहाँ, वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में बिलीव भी नहीं करते, इसीलिए उन्होंने बैन भी करा है इन चीजों को। तो काफी हद तक काफी कुछ किया जा रहा है, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल विद्योत्मा जी, और वो जरूरी भी है बच्चों के लिए। अगर ऐसा कोई बच्चा हो जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है और किसी स्कूल में दाखिल वो नहीं हो पाया हो, तो अभिभावक क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या ये जो कानून है वो सरकारी के साथ निजी स्कूलों पर भी लागू होता है? जी, एडमिशन किसी को डिराइव नहीं किया जा सकता है, वो उसका बेसिक राइट है। और स्पेशली जो एजुकेशन ये हमारे यहाँ ये जो प्रोविजन है ये अब आया है आर्टिकल 12 क्लॉज 1C, उसमें प्राइवेट स्कूल के यहाँ पर रिजर्वेशन ही 25% का इसलिए दिया गया है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हो या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो या ऑर्फन हो, इस तरह के बच्चों को उनके मौके उनको मिले, उनसे वो चीजें ना ली जाए जो उनका हक बनता है। पढ़ाई या जो शिक्षा का अधिकार है उसको वो कहीं से भी बाधित नहीं होना चाहिए, उनके लिए ये अधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, और इस प्रावधान के तहत अगर हम दाखिले की बात करें, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या देना पड़ता है?
क्योंकि अब जो अमेंडमेंट हुआ वो एजुकेशनल प्रोविजंस को आसान बनाने के लिए, ताकि सब अवेल कर सके, इसके लिए बनाया गया। तो और कई बार ऐसे बच्चे शायद LGBTQ से आते हो, ऑर्फन्स हो या डिसेबल्ड हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उनके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो इसलिए ना हो, तो उनके लिए अब ये मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उनके पेरेंट हैं तो उनका एक वाइट प्लेन पेपर पे अंडरटेकिंग देना भी सफिशिएंट है। क्या उम्र प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित किया जा सकता है? नहीं, अभी इससे पहले का जो प्रश्न था वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता था। तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत या कोई भी डॉक्यूमेंट इतना मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ पेरेंट्स का, अगर पेरेंट्स हैं तो, और नहीं तो पेरेंट्स नहीं है तो उसके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत कुछ प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो करते हुए एडमिशन होता है। और पेरेंट्स हैं तो उनका अंडरटेकिंग सिर्फ एक प्लेन पेपर पर जो भी अंडरटेकिंग लेना हो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो ले सकता है। अब ऐसे कई विद्यालय मानते हैं कि RTE के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के जो परिणाम है उसका स्तर गिर जाएगा और इन बच्चों के प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं। ऐसे हालात में अभिभावक क्या कर सकते हैं? ऐसा जो उनका मानना है कि एजुकेशन एक हमारे यहाँ अब तो लॉ भी है और आर्टिकल 21 के तहत भी है, राइट टू लाइफ के बराबर माना गया है। तो और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये सब जो एजुकेशन को जिस तरह से देखते हैं उसमें इस तरह की कोई भी जो प्रोविजंस होते हैं उसको, स्कूल्स जो होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और इसीलिए 25% रिजर्वेशन की बात कही गई है। फिर सेक्शन 12 की बात मैंने भी बताई थी, वो भी उसी के लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इन स्कूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेटर एजुकेशन रिजल्ट्स की बात हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर का जो ये जो फ्रेमवर्क है वो प्रीमाइज है सेबर EPA, सिस्टम्स अप्रोच फॉर बेटर एजुकेशन रिजल्ट, उसके लिए। तो ये उसमें ये डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह के जो इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, वो इसी पर्पस के लिए हो रहे हैं। तो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर ऐसा कुछ करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म है, एक हमारी कोर्ट्स हैं और अपने सोशल लीगल राइट्स के लिए हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन एज सच वो ऐसा नहीं कर सकते। 25% रिजर्वेशन एक बड़ा अमाउंट है, उसको देखते हुए। विद्योत्मा जी, शिक्षा के हक के उल्लंघन पर क्या कोई पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है? किस तरह से शिकायत की जा सकती है इसकी? शिकायत तंत्र करके नहीं, बट देन हाँ, क्योंकि कंज्यूमर नहीं मानते हम अपने जो एजुकेशन है उसको, कमर्शियलाइजेशन को नहीं एक्सेप्ट करते, तो हम उसे कंज्यूमर भी नहीं मानते। बट डेफिनेटली कोर्ट जा सकते हैं, अपने हक के लिए बात कर सकते हैं वहाँ जाकर। और हमारे यहाँ जो ये सुप्रीम कोर्ट के TMFI का जो जजमेंट आया हुआ है उसके तहत ये बात काफी अच्छे से कही भी गई है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीजनेबल और वैलिड रिस्ट्रिक्शंस तक तो ठीक है, लेकिन वो एडमिशन देना या उनके एडमिशन को अफेक्ट करना, उनको नहीं पढ़ने देना, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते हैं। और ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट अपने टाइम का, दो स्कूल्स को इस पर ऐतराज था, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये ऐतराज काफी माना नहीं जाता। बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या जो निजी ट्यूशन है उसकी भी छूट प्राप्त है? नहीं, सेक्शन 28 के तहत ये जो ट्यूशन का मतलब प्राइवेट ट्यूशन, इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो कोई भी टीचर, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली बैन्ड है। और यह प्राइवेट ट्यूशन को, क्योंकि इसको इल माना जाता है, जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बीमार करता है, और इस तरह से ही इसको एड्रेस किया गया है। उसके बाद दूसरा प्रोविजन है कि जो कमर्शियल गेन के लिए एक्चुअली टीचर्स होते हैं, तो और बच्चों एक तरह से ये सोर्स ऑफ हरासमेंट टू द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स है, तो इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को एक सर्टेन लेवल तक जी, इफ द इंस्टीट्यूशन इज अलाउड, तो उनको अलाउड है। ऐसे में अगर बात करें आर्थिक रूप से जो कमजोर समुदायों के लिए, सभी निजी स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25% का आरक्षण की व्यवस्था है, इसके बारे में भी जरा बताइए।
ये इसका एक सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था इन द ईयर 2012। वहाँ पर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को मैंडेटरी माना गया था। उसमें वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए प्राइवेट अनएडेड प्राइमरी स्कूल्स में स्पेशली अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 के तहत 35% रिजर्वेशन की बात करी गई थी और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई थी। तो इसको मैंडेटरी माना गया था और कुछ स्टेट्स में स्पेशली जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब के लिए ज्यादा रेलेवेंट माना गया था, इसकी जरूरत थी उन स्टेट्स में। और ये हाईलाइट करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, स्टेट वाइज कैसे कंडीशन है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको। ठीक है, स्कूलों पर आने वाले वित्तीय बोझ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस तरह से वितरित किया जाता है इसमें? पहले तो एजुकेशन को मैंडेटरी बना दिया गया 6 to 14 ईयर्स। फिर 2010 में रेशियो 65:35 होता था जी। अब जो है अब एलोकेशन हुए हैं, जो बड़ा एलोकेशन है, इनफैक्ट इसको 8th हाईएस्ट एलोकेशन जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से 8वां स्थान दिया गया है और वो एलोकेशन है 93.224 करोड़ का। और ये एलोकेशन जो है ऑलमोस्ट 2.67% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पर, उसका 2.67% होता है। तो ये काफी बड़ा एक शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पे खर्च किया है जी। और एक और योजना है जो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर 33% जो एलोकेट हुआ है, वो है समग्र शिक्षा अभियान को है। उसमें ऑटोनॉमस बॉडीज को 12%, केंद्रीय विद्यालय संगठन को अप्रोक्सीमेटली 12% और मिड डे मील प्रोग्राम को भी 12%। और इस तरह के ग्रांट जैसे IIT को 8%, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको भी सर्टेन परसेंटेज 5% के अराउंड दिया गया है। इस तरह से एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया गया वेरियस सेक्शंस में। ठीक है, अब हम जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत LGBT, दिव्यांग या नाथों, भिखारियों आदि के जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरह का प्रावधान है? LGBT जो कम्युनिटी है सबसे ज्यादा तो उसके लिए, क्योंकि वो अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो ये हमेशा ही एक सवाल बन जाता है, बार बार हर क्षेत्र में बन रहा है, तो एजुकेशन में भी बन रहा है और ये वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। और वो हर जगह पे उनको जेंडर रोल्स, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, इस तरह के इश्यूज उनके ऊपर मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल, बुलिंग, फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, डेथ थ्रेट, उनका डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन पॉलिसीज तक होती हैं कई जगह पर, और उसकी वजह से उनके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक अफेक्ट हो जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम वो जो मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई सब अफेक्टेड होती है। इसके लिए UN ने भी यंग LGBTQ इंटरसेक्स पीपल्स नीड फॉर रिकॉग्निशन प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स UNESCO के थ्रू किया था। तो फिर भी अभी काफी कुछ करना बाकी है, बट उनके लिए एजुकेशन, हमारे इंडिया में एजुकेशनल राइट्स उनके लिए वही है जो एक आम नागरिक के लिए है। और उसके बाद जो डिसेबल्ड लोग हैं तो उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन PWD एक्ट 1995, उसके तहत उनको नेशनल वेलफेयर पर्सन जिसको ऑटिज्म है, सेरेब्रल पैल्सी है, उन सबको एक राइट दिया गया है। उनके एजुकेशन जिस तरह से होनी चाहिए उनको वो सब प्रोवाइड किया जाता है। और ऑर्फन चाइल्ड का 2016 में प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी करके आया था। और बेगर्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो वो अगर उनके साथ इतना ज्यादा हो रहा है तो वो ह्यूमन राइट्स एजेंसी, कोर्ट, हर जगह जा सकते हैं। अगर एजुकेशनल राइट्स अफेक्ट होती हैं तो हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है वो अफेक्ट होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्लिगेशंस अफेक्ट होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम कंज्यूमर फोरम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा को कमर्शियलाइज नहीं किया गया अभी तक, हम उसको बहुत पवित्र मानते हैं। तो इसलिए बाकी जगह जितनी जगह फोरम से आप वहाँ पर जाकर अपनी अर्जी डाल सकते हैं। विद्युत्मा जी, इस कानून में क्या स्कूली टीचर के जो संबंध है उसमें भी कोई दिशा निर्देश हैं टीचर्स के लिए भी? हाँ, टीचर्स के वर्क आवर्स फिक्स है कि इतने घंटे काम करना है, फिर बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है,
उनके एजुकेशनल राइट्स क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू लाइफ जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल 19(1) के तहत एक्सप्रेशन वगैरह, बच्चों को एक सीमित दायरे में एक उनको सब कुछ बताने के लिए टीचर्स को ट्रेन किया गया। तो टीचर्स का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर। तो उसको बस एक प्राइवेट ट्यूशन के लिए मना किया गया है, क्योंकि उसमें बिजनेस सेंस, कमर्शियल सेंस ज्यादा आ जाता है और हम कमर्शियलाइज करना नहीं चाहते हैं एजुकेशन को। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आपने दी है आज शिक्षा के अधिकार को लेकर। बहुत शुक्रिया विद्योत्मा झा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और लीगल हेल्पलाइन में हमने आज इसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।